हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस मेंटर्स टेक इट इजी। मैं हूं अमित कुमार शुक्ला। हम अपने हिस्ट्री मॉड्यूल में आज थर्ड लेक्चर, आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर होगा, जो भी होगा उस पर बात करेंगे। और अभी तक मैं आपको बता चुका हूं कि जो पुर्तगीज़ कंपनीज हैं उसका क्या इंडिया में हिस्ट्री रही, डच कंपनी की क्या हिस्ट्री रही, ब्रिटिश ने किस तरह इंडिया में अपने आप को मजबूत कर लिया है, और जो डेन के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना नहीं। जो पांचवा इंपॉर्टेंट पावर था, यूरोपियन पावर जो इंडिया में आया, दैट वाज फ्रांसीसी। वो सबसे लास्ट में आए थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आज जो कर्नाटिक वार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और ब्रिटिश और फ्रेंच जो कंपनी की राइवलरी है उनके बारे में ही हम जानेंगे। ओके, तो ओके ठीक। तो ध्यान रखना है, कुछ पहले प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लेते हैं पॉइंट्स, कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1664 ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ लुई 14। उस समय जो फ्रांस के शासक होते थे उन्हें जार कहा जाता था। जार को CZAR भी लिखते थे और TSAR भी लिखते थे, हिंदी में जा लिखते हैं, जार। ओके, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14 जब फ्रांस का जार हुआ करता था, शासक हुआ करता, तो उसके समय हुई थी। लेकिन इस कंपनी की स्थापना की जो मेन क्रेडिट दी जाती है उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था काल्बर्ट, वो काल्बर्ट को दी जाती है। फिर ये लोग 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं सूरत में, और 1669 में अपनी सेकेंड फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं ये लोग मसूलीपट्टनम में, और 1674 में ये लोग चंद्रनगर में, यहाँ पे लिखा होगा, पुडुचेरी और चंद्रनगर को अपना पोस्ट बनाते हैं, अपना मेन बेस बनाते हैं। उसमें भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो पुडुचेरी है, राइट। और जो चंद्रनगर जगह पड़ती है वो कलकत्ता के पास पड़ती है। इतना अभी तक जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। लेकिन ट्विस्ट कहां पर आया? ट्विस्ट तब आया जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनके डुप्ले आता है। डुप्ले 1742 में पौंडीचेरी का गवर्नर बनके आया। जब वो गवर्नर बन के आया तो उसने फ्रांसीसी कंपनी का पूरा ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर दिया। अभी तक जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक कॉमर्शियल कंपनी हुआ करती थी, अब वो कह रही है नहीं कि कॉमर्स से आगे बढ़कर हमको एक इंपीरियलिस्टिक पावर बनना है इंडिया में, जैसे कि ब्रिटेन बन रहा है। तो ध्यान रखना है कि जब डुप्ले 1742 में पौंडीचेरी का गवर्नर बन के आया तो उसने पूरा उसका जो माइंडसेट था फ्रांसीसी कंपनी का, उसने ही पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, सो 1742 डुप्ले एज ए गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। क्या हुआ आगे का डेवलपमेंट? इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो इंडिया में सब्सिडरी अलायंस वाली पॉलिसी है उसका जो जन्मदाता है वो डुप्ले ही है। लेकिन उस समय उसकी पॉलिसी को कहा गया था रिंग ऑफ फेस। मोर और लेस वही चीज है, रिंग ऑफ फेस को शुरू करने वाला व्यक्ति था। इसने क्या किया? चेंज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेंच कंपनी। फ्रेंच कंपनी का उद्देश्य बदल दिया। क्या से क्या हो गया? कॉमर्शियल टू इंपीरियल एक्सपेंशन। अब ये कंपनी वाणिज्यिक से आगे बढ़कर ये एक विस्तारवादी कंपनी होने लगी। और हुआ क्या? यही विस्तार ब्रिटेन की कंपनी भी कर रही थी। आप देखोगे पहले वेस्टर्न कोस्ट पे गए, फिर ईस्टर्न कोस्ट पे आए, फिर सदर्न कोस्ट पे, फिर सदर्न इंडिया पे भी गए, और किस तरह अपने आप को पेनिट्रेट कर रहे हैं ब्रिटिश, हमने कल के लेक्चर में देखा है, राइट। और अब यही काम जब फ्रांसीसी कंपनी करेगी तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हितों का टकराव होगा, तो ओपनिंग ऑफ न्यू चैप्टर। और यही जो ओपनिंग ऑफ न्यू चैप्टर है ये इमर्ज करता है जाके कहां पर? कर्नाटिक वार में, है ना। तो यहीं से हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके बीच में राइवलरी चलेगी। राइवलरी किस चीज की? कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोल हमारे पास आए और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक होल्ड हमारे पास आए, यानी राजनीतिक पकड़ और जो आर्थिक पकड़ है वो दोनों हम दोनों ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में प्रतिद्वंदिता होगी, और प्रतिद्वंदिता होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी जाके किसी न किसी वार के रूप में, राइट। तो आप आगे देखोगे कि यही जो इनका जो राइवलरी चली आ रही है यही कर्नाटिक वार के रूप में अब देखोगे कि रिफ्लेक्ट होगी जाके। हालांकि कर्नाटिक वार के और भी कई कारण थे, वो इंडिया में ही एकमात्र कारण नहीं था, लेकिन आखिर कारण कहीं से भी शुरू हो, रिफ्लेक्ट तो कहीं ना कहीं होगा ही जाके। तो आप कर्नाटिक वार में मेनली 3 कर्नाटिक वार हुए हैं। फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकेंड कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार, एक एक करके देखते हैं। जो फर्स्ट कर्नाटिक वार हुआ है वो 1746 से 48 के बीच हुआ है। इसमें हुआ क्या?
इसका जो मेन रीजन था वो ऑस्ट्रिया के सक्सेशन को लेकर था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर था। इसमें होता यह है कि जो डच और ब्रिटिश कंपनी ये फेवर करती है कि ऑस्ट्रिया की गद्दी में वहां की राजकुमारी बैठे, और जो फ्रांसीसी फेवर करते हैं कि नहीं वहां पे राजकुमार गद्दी पे बैठेगा। तो अब आप सोचेंगे कि ऑस्ट्रिया में राजा बैठे या रानी बैठे, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? सिंपल सा मतलब है कि जो रानी थी वो प्रो ब्रिटिश अप्रोच रखने की वाली थी, और जो राजकुमार था वो प्रो फ्रेंच अप्रोच रखने वाला था। जैसे आप अगर इसको करंट अफेयर से जोड़ के देखोगे तो ऐसे सोचो कि मालदीव में लास्ट ईयर जब आई थिंक 1.5 साल हो गए इलेक्शन होने वाले थे, तो जो चीन था वो चाह रहा था कि मोहम्मद सादुल्ला वहां पर पावर में आए, और जो इंडिया चाह रहा था वो मोहम्मद नाशीद आए। तो मालदीव का प्रेसिडेंट कौन बने, इससे भला हमें क्या इंटरेस्ट होगा? तो उसमें यही होता है कौन प्रेसिडेंट इंडिया की तरफ झुकाव रखता है, या कौन पार्टी इंडिया की तरफ झुकाव रखती है और कौन पार्टी चाइना की तरफ झुकाव रखती है। तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रिया में भी यही हो रहा था। तो मेन जो रीजन था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर भी था। ठीक, इसके अलावा हो क्या रहा है, अब ब्रिटिश को लगता है कि एग्रेशन दिखाएंगे तो फ्रेंच यहां पे डर जाएंगे। तो इनका एक कमांडर होता है बर्नेट, वो क्या करता है कुछ अफ्रीकी जहाजों को कैप्चर कर लेता है। तो उनको नहीं पता था कि यहाँ पे उनका बाप बैठा हुआ डुप्ले, जो कि दिमाग में इनसे 10 गुना आगे था। उसने तुरंत क्या किया, वो समझ गया कि ये एग्रेशन दिखा के हमें कंट्रोल करना चाहते। उसने क्या किया, इन्होंने कुछ जहाजों को कैप्चर किया, उसने सीधे मद्रास को ही कैप्चर कर लिया, पूरा का पूरा शहर पे कब्जा कर लिया। ठीक, अब होता क्या है, इसी बीच यहां पर कर्नाटक की गद्दी पे कौन बैठेगा ये मसला भी चल रहा है। तो कर्नाटक का जो नवाब है अनवरुद्दीन, वो भी चाहता है कि अगर ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस रहेगा तो हमारी सत्ता बची रहेगी, अदरवाइज हमारी सत्ता विरोधियों के हाथ में चली जाएगी। तो क्या करता है अनवरुद्दीन, ये फेवर करता है बर्नेट को, और फ्रांसीसी कंपनी पर हमले के लिए क्या करता है कि वो महफूज खां के लीडरशिप में 10,000 की फौज भेजता है कि जाके फ्रेंच कंपनी पर हमला करो। लेकिन बहुत बेहतरीन रिटेलिएशन आता है डुप्ले के द्वारा, और इन लोगों को शिकस्त खानी पड़ती है। और जब इन लोगों को शिकस्त खानी पड़ी तो इस फर्स्ट कर्नाटिक वार का एंड हुआ, और वो एंड होता है जाके ट्रीटी ऑफ एला सापेल या ट्रीटी ऑफ एला चापेल। ठीक है ना, इसे फर्स्ट कर्नाटिक वार को, चूंकि ये सेंट थोमे नदी किनारे हुआ था, इसलिए इसे सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। परिणाम क्या हुआ, परिणाम में मैंने बताया कि एक तो ट्रीटी ऑफ, इसमें ब्रिटिश और अनवरुद्दीन की हार हुई, फ्रांस की जीत हुई। तो जब कोई वार का एंड होता है तो ट्रीटी होती है, तो ट्रीटी ऑफ एला सैपल हुई, और इसमें यह तय किया गया, क्या तय किया गया, ये देखिए जरा, कि जो मद्रास है वो तो चलिए ब्रिटिश को मिल जाएगा वापस, लेकिन जो क्यूबेक है कनाडा का, वो किसको मिलेगा, वो फ्रांस को मिलेगा। तो देखें मेन जड़ कहां थी, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। दूसरी जड़ कहां थी, कर्नाटक में गद्दी में कौन बैठेगा। और सबसे बड़ी जड़ क्या थी कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होल्ड हो। तो शुरुआत कहां से है, ऑस्ट्रिया से। घटना हो कहां रही है, कर्नाटक में। ये जो कर्नाटक आज है ये कर्नाटक नहीं, इसलिए मैंने सी से लिखा होगा, ये कर्नाटक जगह तमिलनाडु में पड़ती थी। ओके, जैसे हम लोग कर्नाटक युद्ध कहते हैं, तो आज का कर्नाटक नहीं, वो कर्नाटक जगह तमिलनाडु में पड़ती थी। ओके, तो शुरू कहां से हुआ, ऑस्ट्रिया से। रिफ्लेक्ट कहां हुआ, आपके कर्नाटक में, राइट। और एंड कहां पर हुआ जाके, एंड हुआ जाके अमेरिका के अंदर, कि ब्रिटिश ने कहा ठीक है कि भाई आपने जो डुप्ले ने हमारा मद्रास कैप्चर किया है वो हमको दे दो। क्यों डर हो रहा था, आप याद करो, मद्रास में इन्होंने एक फोर्ट बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगर उस फोर्ट पे कब्जा हो जाता फ्रांस का, तो फिर मद्रास के अंदर फ्रांसीसियों को हराना लगभग नामुमकिन हो जाता, क्योंकि फोर्ट मतलब एक किले बंद संरचना होती है। तो फ्रांस ने कहा चलिए अगर हम आपको मद्रास वापस करेंगे, वो युद्ध की शुरुआत आपने की थी, तो बिना हम कुछ आपसे हर्जाना लिए तो आपको छोड़ने वाले नहीं है। ब्रिटिश को हार मान के कनाडा में जो क्यूबेक पड़ता है वो फ्रांस को देना पड़ा। इस तरह से फर्स्ट कर्नाटिक वार का एंड हुआ। लेकिन अब आप ये देखोगे यहां पर कुछ समय के लिए समस्या गायब हो गई है, समस्या समाप्त नहीं हुई है। जैसे हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के 3 मेथड होते हैं। तो एक उसमें डोमिनेंस होता है, एक उसमें कंप्रोमाइज होता है, और तीसरा उसमें यूनिफिकेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो यहां पे क्या हुआ है, फ्रांसीसियों के डोमिनेंस ने कुछ समय के लिए समस्या को गायब कर दिया है। समस्या खत्म नहीं हुई। समस्या क्या है,
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक होल्ड। तो जाहिर सी बात है दूसरा युद्ध होगा। तो सेकेंड कर्नाटिक वार कब हुआ है? 1749 से 54 के बीच में। इसमें क्या हुआ है? इसमें मेनली कॉमर्शियल सुपरमैसी थी, मतलब इसमें वाणिज्यिक प्रतिद्वंदिता ही मेन वजह बताई जाती है। हुआ क्या है इसमें कोई पार्टी जीती नहीं है, और हुआ यह था इसमें कि फ्रांसीसियों ने जो कर्नाटक की राजधानी अर्काट हुआ करती थी वहां पर उन्होंने हमला कर दिया था फ्रांसीसियों ने। ये इसका तात्कालिक कारण बताया जाता है, लेकिन इस युद्ध में निर्णायक जीत किसी की नहीं हुई, और फाइनली इसका जो एंड हुआ है वो किससे हुआ है? ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी से हुआ है। इतनी बात आई समझ में? अब यहां फिर देखो कि युद्ध हुआ और कोई जीता नहीं, तो अभी युद्ध का जो मेन कॉज था वो तो सॉल्व ही नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि थर्ड कर्नाटिक वार होगा। तो थर्ड कर्नाटिक वार 1758 से 63। ओके, इसके बारे में कहा जाता है ये यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार मात्र था। यूरोप में जो पिछले 7 सालों से लड़ाई चल रही थी फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में, उसी का एक्सटेंशन मात्र था। अभी आप देखोगे कि जो 7 ईयर वॉर ऑफ यूरोप है वो शुरू होता है 1756 से 63, और इसी के बीच में हमारा थर्ड कर्नाटिक वार पड़ जाता है 1758 से 63। अब हो क्या रहा था इस दौरान कि ये लड़ाई भले यूरोप का एक्सटेंशन था, लेकिन लड़ी कई जगह जा रही थी। यूरोप में भी युद्ध लड़ा जा रहा था दोनों के द्वारा, भारत में भी कर्नाटक में लड़ा जा रहा था, और ये जान रहा था फ्रांस कि अगर अमेरिका में ब्रिटिश को कमजोर करना है तो इनके जो दुश्मन देश हैं, जो इनके एनिमी हैं, उनके साथ में अच्छा अपने ताल्लुक रखें। तो क्यूबा में अपनी नजरें जमाए हुआ था फ्रांस। उसको लग रहा था क्यूबा में अगर हमारी प्रेजेंस रहेगी तो हम बहुत इजीली काउंटर कर लेंगे ब्रिटिश को। तो ध्यान रखें, युद्ध जो है वो यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार माना जाता है, थर्ड कर्नाटिक वार। लड़ा कहां गया? कर्नाटक में, लेकिन और कहां लड़ा जा रहा है? साथ ही साथ ये अमेरिका में भी लड़ा जा रहा है, और क्यूबा में अपनी प्रेजेंस बनाए हुए है फ्रांस। लेकिन इसी बीच क्या होता है, 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। इसके पहले कुछ जब सेकेंड कर्नाटिक वार का युद्ध हुआ तो बीच की जो समय मिला, विंडो मिला, इसमें प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त की ब्रिटिश ने, और ब्रिटिश कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर हो गए। ऊपर मतलब एज स्टैब्लिश कर ली अपनी, थोड़ा एज बढ़त हासिल कर ली। तो उन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा आप व्यापार करना चाहते हैं व्यापार करें, लेकिन जब तक ये व्यक्ति डुप्ले यहां रहेगा तो बवाल ही होता रहेगा, इस व्यक्ति को यहां से बुलाएं। यहीं पे फ्रांसीसी कंपनी ने गड़बड़ी कर दी। क्यों? डुप्ले वो व्यक्ति था जिसके होते हुए ब्रिटिश कंपनी जीत नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट शार्प माइंडेड व्यक्ति था। फ्रांसीसी कंपनी ने गलती किया और 1754 में डुप्ले को रिकॉल कर लिया, और उसके स्थान पे गोढेलू को क्या किया? गोढेलू को, जब सेकेंड कर्नाटिक वार का एंड हो रहा था तभी गोढेलू को फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बना के भेजा। अब गोढेलू इतना इंटेलिजेंट और डिप्लोमेटिक इंसान नहीं था कि जायंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में वो पंगा कर पाए। तो हुआ क्या कि जब थर्ड कर्नाटिक वार चल रहा है, इसी के दौरान एक बैटल होता है जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ वांडीवास 1760, राइट। इस बैटल ऑफ वांडीवास में बहुत इजीली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों को हरा दिया, और कहा जाता है वांडीवास के युद्ध के परिणाम ने ही तय कर दिया था कि थर्ड कर्नाटिक वार कौन जीतेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आयरकूट ने, मतलब ब्रिटिश की तरफ से जो कमांडर था वो आयरकूट था, और थर्ड कर्नाटिक वार में जो फ्रेंच का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था वो काउंट डी लाली था। ठीक, तो हुआ ये कि बहुत इजीली ब्रिटिश कंपनी ने फ्रेंच कंपनी को डिफीट किया, और इसका जो एंड हुआ वो ट्रीटी ऑफ पेरिस से हुआ। ठीक, अब इस युद्ध का जब अंत हुआ तो इसमें फ्रांसीसी बहुत बुरी तरह हार चुके थे, उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। तो अब ब्रिटेन ने कहा कि अब अगर आपको इंडिया में रहना है तो पहली चीज, यू विल हैव टू कन्फाइन योरसेल्फ टू अ ट्रेडिंग कंपनी। पहले तो अगर आपको भारत में व्यापार करना है, सिर्फ एक व्यापारी कंपनी बन के आप रह सकते हैं। नंबर 1 कॉन्सिक्वेंस क्या हुए। नंबर 2 परिणाम है ना, यू आर नॉट अलाउड टू फोर्टिफाई योर फोर्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू फोर्ट। आप पुराने किलों की किलेबंदी नहीं करेंगे और नए किले नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये हुआ, राइट। ये मेन यही 2 डेवलपमेंट हैं। और आप ये देखोगे कि जितनी भी फ्रेंच पोजेशंस थे उसको
प्रोटेक्टरेट स्टेट घोषित कर दिया गया। मतलब जितनी भी फ्रांस ने यहाँ पे अपनी संपत्ति बनाई उसको संरक्षित घोषित कर दिया। प्रोटेक्टेड बाय होम, प्रोटेक्टेड बाय ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन के प्रोटेक्शन में उसको रहना है। ठीक, ये हमने देख लिया। तो इतना आई होप आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। अब थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देख लें। अभी तक हमने जो पढ़ा ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि आप ये देखोगे कि इतना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इतनी जायंट कंपनी होने के बावजूद आखिर इतने इजीली कैसे हार गई ब्रिटिश इंडिया कंपनी से। तो उसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। नंबर एक एक करके पढ़े। पहली चीज, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मच बिगर देन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार और वाणिज्य के मामले में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी थी। नंबर दो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्राइवेट कंपनी वेयर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द पब्लिक इंटरप्राइज। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी है और फ्रेंच वाली सरकारी है। सरकारी में जो गड़बड़ियां आज हैं, सरकारी क्षेत्र में गड़बड़ियां हमेशा से वही रही हैं। तो वहां पे क्या होगा, जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होंगे, लेथार्जिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो आज की ब्यूरोक्रेसी में होता है कि वो निकम्मे होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, और जो आम जनता है उस पे अपना वो रौब झाड़ते हैं। तो यही फ्रांस के साथ हुआ कि उनकी जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, और सरकारी कंपनी में उनमें क्विक डिसीजन नहीं होते हैं, उनमें 3 E's नहीं होते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर रहा। तीसरा, इसी में एसोसिएटेड पॉइंट आप ऐसा समझ सकते हो कि फ्रांस में अगर छोटा से छोटा अपॉइंटमेंट करना है तो वहां की सरकार करेगी, ठीक। लेकिन ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी में उसमें सेपरेट डिवीजन है, क्या कि अगर ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए सीओडी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेना है तो उसके लिए बीओडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो उसके लिए क्लियर कर दिया गया कि बीओडी विल प्रिवेल ओवर द सीओडी, यानी जो बीओडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सॉरी बीओसी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वो क्या करेगा, वो प्रिवेल करेगा किसके ऊपर, सीओडी के ऊपर। यानी कभी सीओडी और बीओसी के ऊपर अगर कोई झगड़ा होता है तो पहले से तय है बीओसी को उस पर बढ़त हासिल होगी, ठीक। एक और जो नेक्स्ट पॉइंट डिफीट का रहा, ओपनिंग ऑफ न्यू फ्रंट्स एंड ओपनिंग ऑफ न्यू एंड वेरियस फ्रंट्स बाय द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जब आप अपने दुश्मन की तुलना में कमजोर होते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक ही मुकाबले पे लड़े और पूरी शक्ति और सामर्थ्य वहीं पे लगा दें। लेकिन फ्रांस ने क्या किया, आपने देखा, यूरोप में भी लड़ रहे हैं, इंडिया में भी लड़ रहे हैं, यूएस के अंदर भी लड़ रहे हैं। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापार तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो उसको जो रेवेन्यू की स्ट्रेंथ मिलती है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाती है उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ में। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी जायंट ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, तो जब जाहिर सी बात है फिर आपकी सेना भी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो जब आपकी सेना और आपके रेवेन्यू स्ट्रेंथ ब्रिटेन की तुलना में कम है तो आपको डिफरेंट फ्रंट पे नहीं लड़ना है, क्योंकि आपके पास शक्ति कम है और उसको भी आपने डाइवर्सिफाइड कर दिया है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, द नेवल पावर ऑफ द ब्रिटिश वाज मच बेटर देन दैट ऑफ द फ्रांस। जो नौसेना थी ब्रिटेन की वो फ्रांसीसियों की तुलना में बहुत अच्छी थी। एक आप ये देखोगे कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया के चारों तरफ, मतलब तीनों तरफ, चाहे वेस्टर्न कोस्ट हो, ईस्टर्न कोस्ट हो, सदर्न कोस्ट हो, हर जगह अपने नेवल बेस बना रखे थे। जब बहुत उनके नेवल बेस थे तो जब चाहे जहां से अपनी नेवी बुला सकते थे। लेकिन फ्रांस के साथ क्या था, 2 बेस हैं, चंद्रनगर और पुडुचेरी। उसमें भी जो मेन बेस है वो पुडुचेरी। तो अगर पुडुचेरी पे कब्जा हुआ तो उनकी नेवी किसी काम की नहीं रह जाएगी। लेकिन ब्रिटिश के साथ ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप ये देखोगे कि 1757 में प्लासी का बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी है, तो बंगाल का रेवेन्यू उनके पास आने लगा। और बंगाल उस समय इंडिया का सबसे रिचेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। फर्टाइल लैंड तो आज भी है। तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की जीत ने उनको एक आर्थिक शक्ति भी प्रदान की। युद्ध का खर्चा उठाने के लिए आपके पास रेवेन्यू की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और उनके पास तो पूरा बंगाल आ चुका था, चूंकि प्लासी का युद्ध वो जीत चुके थे। इसके अलावा जो पॉइंट है कि जो फ्रांसीसी हैं वो कॉम्प्लेक्स इंडियन सोसाइटी को समझ नहीं सके, जबकि ब्रिटिश को एग्जैक्टली पता था कि किसको किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, कौन हमारा फेवर करेगा, कौन हमारा नहीं करेगा। तो इंडियन सोसाइटी को सही से समझने में भी फेल हो गए, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स बाय ड्यू टू विच
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एट वेरी इजीली। ओके, सो ये हमने देख लिया। अब आप क्या देखोगे कि ब्रिटिश ने पोर्तुगीज को पहले डिफीट कर दिया था, डच को भी डिफीट कर दिया, और कर्नाटिक वार में उन्होंने फ्रांसीसियों को भी कमर तोड़ दी। और डेन का तो ज्यादा हिस्ट्री नहीं है इंडिया में, तो आप ये देखोगे कि और थोड़ा बहुत जो काफी हद तक उसने इंडिया में अपना पेनिट्रेशन भी कर लिया है। तो अब आप वो क्या देखोगे, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोचेगी कि यही वो समय है जब हमको भारत जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर थे, राइवल थे, उनको तो हमने किनारे कर दिया है। तो यहां से नया चैप्टर शुरू होगा, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश द्वारा भारत विजय। उसमें एक एक करके वो इंडियन स्टेट्स को जीतेंगे, बंगाल को, मैसूर को, मराठों को, सिखों को, और उसके बाद हम लोग धीरे से इंटर करेंगे आपके जो 1857 का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो कल जो हम लोग टॉपिक लेंगे वो लेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और शुरुआत करेंगे बंगाल से। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आप कोई इसमें से क्या चीज नहीं समझ आई, आप अगर उसे देखते हैं, आप इसको नोट्स, इससे पढ़ के आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। आप और क्या जानना चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक मैं आपको इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको ये बताना है कि वाटरलू का जो युद्ध है उसका संबंध किसके साथ जोड़ा जाता है, और हिस्ट्री में वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट रहा है। आप में से बताएं कि वाटरलू का संबंध किससे है और उसने हिस्ट्री को किस तरह से चेंज किया। ठीक, अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मैं नया वीडियो डालता हूं आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू।